नमस्कार विद्यार्थियों। एग्जाम प्लस में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण की अपनी पहली कक्षा शुरू कर रहे हैं और हमारा आज का विषय है हिंदी भाषा का सामान्य परिचय और इसका विकास। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मैं कहूंगी आधारभूत विषय है। हाँ बिल्कुल। और यूपी टेट, सुपर टेट और दूसरी जो शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हैं उनमें इस हिस्से से सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये अगर आज की कक्षा को ध्यान से समझा जाए तो परीक्षा में 1 से 2 अंक बहुत आसानी से पक्के हो सकते हैं। तो ये विषय सिर्फ अंक ही नहीं दिलाएगा बल्कि अपनी हिंदी भाषा की जो जड़ें हैं, उसकी वैज्ञानिकता है, उसे समझने में भी मदद करेगा। बिल्कुल। तो चलिए पूरे ध्यान और उत्साह के साथ आज की कक्षा को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। ये जो शब्द है भाषा, जी, ये आखिर आया कहाँ से है? देखिए इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं संस्कृत में। भाषा शब्द जो है वो संस्कृत की भाष धातु से बना है। भाष। जी, भाषा। और इसका एक बहुत सीधा और सरल सा मतलब है वाणी को व्यक्त करना। वाणी को व्यक्त करना। जी मतलब जो भी विचार हमारे मन में है उन्हें आवाज देकर बाहर निकालना। जी। यही भाषा का मूल सिद्धांत है। अच्छा, लेकिन बात कहने के तो कई तरीके होते हैं। जैसे हमारे स्रोत बताते हैं कि किसी भी देश में भाषा के कम से कम 3 अलग-अलग रूप देखने को मिलते हैं। हाँ बिल्कुल। सबसे पहला और सबसे जमीनी रूप है बोलियां। बोलियां। जी, ये स्थानीय होती हैं। इनका दायरा बहुत सीमित होता है और भारत तो जैसा हम जानते हैं बोलियों का महासागर है। एक अंदाजा है कि यहाँ लगभग 600 से भी ज्यादा बोलियां हैं। 600 से ज्यादा। और इसी से जुड़ा एक बड़ा हैरान करने वाला तथ्य भी है कि भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली भोजपुरी है। हाँ, ये अक्सर लोगों को चौंकाता है। मैं भी थोड़ा चौंक गया था। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, एक तो प्रवासन मतलब माइग्रेशन एक बहुत बड़ा कारण है। उत्तर प्रदेश और बिहार से लोग काम के लिए देश के हर कोने में गए और अपनी बोली साथ ले गए। और दूसरा भोजपुरी सिनेमा और संगीत का असर। बिल्कुल, उसका जबरदस्त प्रभाव है। उसने भोजपुरी को उसके पारंपरिक क्षेत्र से बाहर एक नई पहचान दी है। तो ये तो हुई बोलियां। इससे ऊपर उठकर भाषा का अगला स्तर क्या होता है? अगला स्तर है परिनिष्ठित भाषा। ये वो रूप है जिसे व्याकरण के नियमों में बांध दिया जाता है। अच्छा। ये अब सिर्फ स्थानीय बोली नहीं रहती बल्कि शिक्षा, साहित्य और सरकारी कामकाज की भाषा बन जाती है। इसमें एक मानकता आ जाती है, जैसे हमारी आज की हिंदी। और फिर आता है तीसरा और सबसे बड़ा रूप, राष्ट्रभाषा। जी, जब कोई परिनिष्ठित भाषा देश की सांस्कृतिक और भावनात्मक पहचान से इस कदर जुड़ जाए कि वो पूरे राष्ट्र की आवाज बन जाए, तब उसे राष्ट्रभाषा का दर्जा मिलता है। तो अगर हम इतिहास में पीछे जाएं, तो भारत की पहली देश भाषा कौन सी थी? मतलब वो भाषा जो आम लोगों तक पहुंची। ये एक बहुत अच्छा सवाल है और परीक्षा में सीधा पूछा भी जाता है। इसका उत्तर है पाली। पाली भारत की प्रथम देश भाषा थी। पाली, जिसमें बौद्ध धर्म के ग्रंथ लिखे गए हैं, पर इसे देश भाषा क्यों माना गया? क्योंकि इसमें तद्भव शब्दों की अधिकता थी। मतलब ये संस्कृत के कठिन शुद्ध शब्दों की जगह उनके ज्यादा आसान रूपों का इस्तेमाल करती थी। अच्छा, तो ये आम लोगों की जुबान पर आसानी से चढ़ जाती थी। बिल्कुल, ये ज्ञान को कुछ खास लोगों की पकड़ से निकालकर आम जनता तक पहुंचाने जैसा था। ये तो कमाल है। वैसे ये भी एक तथ्य है कि श्रीलंका के लोग पाली को मागधी कहते हैं। हाँ, क्योंकि इसकी उत्पत्ति मगध में हुई थी जो आज का बिहार है, और इसी पाली से हिंदी के विकास का वो क्रम शुरू होता है जो हमें आज की हिंदी तक लाता है। हाँ, और ये क्रम परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी है। जी, इसे ध्यान से याद करना चाहिए। तो ये सफर शुरू हुआ पाली से, जो लगभग 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी तक चली। फिर पाली का रूप और सरल हुआ और वो प्राकृत बन गई, जो पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक रही। प्राकृत के बाद भाषा में और बदलाव आए, वो और टूटी और उसका रूप बना अपभ्रंश। सही। ये 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक का दौर था। अपभ्रंश का मतलब ही है बिगड़ा हुआ रूप। इसमें भी कई क्षेत्रीय रूप थे, जिनमें से शौरसेनी अपभ्रंश से हमारी हिंदी का जन्म हुआ। और फिर 1000 ईस्वी के बाद हमें हिंदी का शुरुआती रूप दिखाई देने लगता है। बिल्कुल। तो पूरा क्रम हुआ, पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, शौरसेनी और फिर हिंदी। तो हमने भाषा की ध्वनि की यात्रा तो देख ली, पर इन आवाजों को कागज पर कैसे उतारा गया? मतलब लिपि। हाँ, लिपि। भाषा अगर आत्मा है तो लिपि उसका शरीर है। ध्वनियों को लिखने के लिए हम जिन निश्चित चिन्हों का प्रयोग करते हैं,
उन्हें ही लिपि कहते हैं। और हिंदी के लिए हमारी लिपि है देवनागरी। जी, जिसे लोकनागरी या हिंदी लिपि भी कहते हैं। वैसे देवनागरी की सबसे बड़ी खासियत क्या है? कहा जाता है कि ये दुनिया की सबसे वैज्ञानिक लिपियों में से एक है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि देवनागरी एक अक्षरात्मक लिपि है, मतलब सिलाबिक, जबकि अंग्रेजी की रोमन लिपि वर्णात्मक है, यानी अल्फाबेटिक। अक्षरात्मक और वर्णात्मक, ये थोड़ा समझाएंगे? जरूर। देखिए, रोमन में आपको क लिखना है तो आप के और ए को जोड़ते हैं, लेकिन देवनागरी में जब हम क लिखते हैं तो उसमें क व्यंजन और अ स्वर पहले से जुड़ा होता है। क अपने आप में एक पूरी ध्वनि है। अच्छा। मतलब हर अक्षर एक पूरी आवाज है। बिल्कुल। और जो दूसरी सबसे बड़ी विशेषता है, और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, वो क्या है? वो ये कि देवनागरी लिपि में कोई मूक वर्ण यानी साइलेंट लेटर नहीं होता। हाँ, ये तो उसकी सबसे बड़ी ताकत है। जी, जो लिखा जाता है वही बोला जाता है, कोई भ्रम नहीं। आप अंग्रेजी का शब्द सोचिए, नॉलेज। हाँ, उसमें के साइलेंट है। साइकोलॉजी में पी साइलेंट है। बिल्कुल, हिंदी में ऐसा नहीं होता। हम ज्ञान लिखते हैं तो हर अक्षर की ध्वनि का उच्चारण करते हैं। ये वाकई कमाल है। लेकिन एक और तथ्य है जो बहुत दिलचस्प है कि शुरुआती दौर में हिंदी को सिर्फ देवनागरी में ही नहीं बल्कि फारसी लिपि में भी लिखा जाता था। हाँ, और ये हमें उस दौर की गंगा जमुनी तहजीब के बारे में बताता है। भाषा एक ही थी, बस उसे लिखने के तरीके दो थे। इसी सिलसिले में एक और लिपि का जिक्र आता है, शारदा लिपि। जी, शारदा लिपि कश्मीर और आसपास के इलाकों की प्राचीन लिपि थी। इसी से आगे चलकर पंजाबी की गुरुमुखी, कश्मीरी और पहाड़ी भाषाओं की लिपियां विकसित हुईं। तो चलिए अब उस शब्द पर आते हैं जिसके बारे में हम ये सारी बात कर रहे हैं, हिंदी। ये शब्द आखिर आया कहाँ से? ये जानकर बहुत लोगों को हैरानी होती है कि हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान, ये तीनों शब्द हमें ईरानियों ने दिए हैं। क्या ये हमारे अपने शब्द नहीं हैं? नहीं, कहानी ये है कि प्राचीन ईरानी लोग स का उच्चारण ह की तरह करते थे। अच्छा। जी, तो जब वो सिंधु नदी के पार आए तो उन्होंने सिंधु को हिंदू कहा। वहां रहने वाले लोग हिंदू कहलाए, उनका देश हिंदुस्तान और उनकी भाषा हिंदी, यानी हिंद की भाषा। अरे वाह! मतलब एक ध्वनि के बदल जाने से हमें हमारी पहचान का नाम मिल गया। बिल्कुल। इतिहास में और आगे बढ़े तो अकबर के दरबारी कवि रहीम का जिक्र आता है, जिन्हें हिंदी कवि कहा गया है। और हिंदी का गढ़ कौन सा इलाका बना? जो इलाका पहले मध्य देश कहलाता था, वो पहले संस्कृत का केंद्र था। बाद में यही जमीन हिंदी का सबसे मजबूत किला बन गई। पर आज हम जिस हिंदी का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम मानक हिंदी कहते हैं, उसका आधार क्या है? ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज की मानक हिंदी का आधार मेरठ और दिल्ली के आसपास बोली जाने वाली खड़ी बोली है। खड़ी बोली? जी, इसी बोली ने अपने आप को इतना परिष्कृत किया कि वो आज पूरे देश की संपर्क भाषा बन गई। अच्छा, एक और तकनीकी बात है कि आकृति या रूप के आधार पर हिंदी एक वियोगात्मक भाषा है। इसका क्या मतलब होता है? देखिए, संस्कृत एक संयोगात्मक भाषा है। उसमें शब्द जुड़े होते हैं। जैसे राम का कहने के लिए संस्कृत में एक ही शब्द है, रामस्य। हाँ, उसी में जुड़ा हुआ है। सही। लेकिन हिंदी ने इसी को सरल किया। उसने शब्दों को अलग अलग कर दिया। रामस्य की जगह राम का कहना शुरू कर दिया। ने, को, से जैसे कारक चिन्हों को शब्दों से अलग कर दिया। इसी को वियोगात्मक कहते हैं। मतलब इसने भाषा को आसान बना दिया। बिल्कुल, करोड़ों लोगों के लिए सुलभ बना दिया। अब कुछ आंकड़ों पर आते हैं। भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं, तो क्या ये सब एक ही परिवार की हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये आंकड़े बहुत दिलचस्प हैं और परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। भारत में सबसे बड़ा भाषा परिवार है भारोपीय परिवार। लगभग 73% लोग इसी परिवार की भाषाएं बोलते हैं। 73%? जी, हिंदी, बंगाली, मराठी, गुजराती सब इसी में आते हैं। और बाकी के परिवार? दूसरा सबसे बड़ा परिवार है द्रविड़ परिवार, जिसमें लगभग 25% लोग हैं। इसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आती हैं। ठीक है। इनके अलावा बहुत छोटे छोटे परिवार हैं, जैसे ऑस्ट्रिक परिवार जो सिर्फ 1.3% है और चीनी तिब्बती परिवार जो सिर्फ 0.7% है। तो मुख्य रूप से भारूपी और द्रविड़ परिवार ही हैं। हाँ, मोटे तौर पर। तो आज हमने हिंदी भाषा की उत्पत्ति और विकास को समझा। तो इन सभी तथ्यों को अच्छे से याद कर लेना चाहिए। ये परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल।
तो ये हमारे व्याकरण श्रृंखला का पहला व्याख्यान था। हाँ, और कल हम इसी समय पर फिर मिलेंगे और हिंदी वर्णमाला का विस्तृत अध्ययन करेंगे, जो परीक्षा का एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय है। एग्जाम प्लस से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको ये कक्षा पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपकी सफलता में सहयोगी बन सकें। जय हिंद। जय हिंद।